हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। देखिए, आज हम लोग अपना शुरू कर रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की जो समझ है, उसमें हम लोग अपना चैप्टर नंबर 2 प्रारंभ कर रहे हैं और इसी में हम लोग जो है आपका बात करने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से लेके 1900 जो आपका 90 के बीच का समय है। इसको हम लोग आपका देखेंगे कि इसके अंतर्गत जो है बेसिकली क्या हुआ है और हम लोग इस पर देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था। क्लियर है, ध्यान रहेगा इतना। चैप्टर नंबर 2 हमारे समक्ष है और इसी पर हम लोग जो है आपकी एक एक करके हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। तो सभी बच्चों को भारतीय अर्थव्यवस्था का जो दौर है 1950 से लेके 1900 आपके 90 के बीच के दौर को आपको गौर करके आपको देखना है और इस पर बात करनी है। जैसे हम लोग हर बार आपका देखते आए हैं चैप्टर को, उसी तरह से हम लोग इस चैप्टर को भी आपका बहुत अच्छे से देखेंगे। देखिए, भारत में योजनाओं का मुख्य उद्देश्य विकास के ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ करना है। क्या करना है? भारत में जो आपकी योजनाएं बनती हैं, उन योजनाओं का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या रहा है कि विकास की ऐसी प्रक्रियाएं प्रारंभ करना है। ठीक, जो रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाए तथा लोगों के लिए समृद्ध और वैविध्यपूर्ण जीवन के अवसर उपलब्ध कराए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, उनके क्या करें? नए अवसर उनको उपलब्ध कराएं। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर ये अवसर उपलब्ध नहीं होंगे तो कैसे होगा। और ये किस में है? ये आपका है आपका प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं में। ठीक, ध्यान रखिए। सबसे पहला जो हम लोग आपका टॉपिक है इसमें देखते हैं, हम लोग बात कर रहे हैं आपका परिचय की। तो परिचय के पहले पॉइंट से हम लोग अपना शुरू कर रहे हैं लेक्चर को। देखिए, 15 अगस्त 1947 के दिन भारत में स्वतंत्रता का एक नया प्रभात उदित हुआ, यानी कि एक नया दिन हमारे सामने उठा। कब? 15 अगस्त 1947। ठीक है, अंत 200 वर्ष के ब्रिटिश शासन के बाद हम अपने भाग्य के विधाता बने। आप देखिए, मैंने पहले भी बताया कि हमने क्या किया है, 200 वर्षों तक क्या करा है, ब्रिटिश जो शासन है, लोग हैं, उनके शासन को झेला है। कितने वर्षों तक? 200 वर्ष तक। और हम फिर क्या बने 200 वर्षों के बाद? अपने भाग्य के जो आपके विधाता हैं वो हम बने। अब राष्ट्र के नव निर्माण का कार्य हमारे अपने हाथों में था, यानी कि अब हमको किस तरह से अपने राष्ट्र को बनाना है, किस तरह से हम अपने राष्ट्र की नीतियां रखेंगे, इनका सब कुछ क्या था, अब हमारे हाथ में था। स्वतंत्र भारत के नेताओं को अन्य बातों के साथ साथ यह भी तय करना है कि हमारे देश में कौन सी आर्थिक प्रणाली सबसे उपयुक्त रहेगी। क्या देखना है? अब हमारे देश के सामने सबसे बड़ी जो चैलेंज था वो ये था कि हमारे देश के लिए आर्थिक प्रणाली सबसे उपयुक्त कौन सी है। अब आर्थिक प्रणाली का मतलब है कि हमको अपने देश में साम्यवादी सरकार को गुजारना है या फिर पूंजीवादी सरकार को गुजारना है। क्योंकि जो आपकी पूंजीवादी जो विचारधारा थी, अभी हम उसके क्या रहे, 200 वर्ष गुलाम रहे हैं, तो हम पूंजीवादी को तो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, और दूसरी बात, अगर हम मार्क्सिस्ट की स्थिति करें, क्योंकि साम्यवादी सरकार में भी आपकी कमी है, क्योंकि आदमी अगर व्यक्तिगत रूप से अपना कुछ कमाएगा, अगर उसका ना हो, सब कुछ सरकार का हो, तब भी स्थिति अच्छी नहीं। तो हमारे सामने समस्या थी कि हमारे देश की आर्थिक प्रणाली के लिए सबसे उपयुक्त चीज क्या है, ये हमको देखना था, जो केवल कुछ लोगों के लिए नहीं बल्कि सार्वजनिक कल्याण के लिए कार्य करेगी। क्या होगा? ऐसी नीति को लगाना था जो सार्वजनिक आपका नीति के लिए आपके कल्याण पर जो है आपका बात करेगी। ये हमको थोड़ा सा इसमें आपका देखना था। विभिन्न प्रकार की आर्थिक प्रणालियां हो सकती हैं और कह रहे हैं कि अलग अलग प्रणाली यहां पर हो सकती है। इसी में आप शुरू में देखोगे तो आपको दिखाई देगा जवाहरलाल नेहरू को समाजवाद का प्रतिमान सबसे अच्छा लगा। अब देखिए,
जवाहरलाल नेहरू के जो आपकी विचारधारा थे, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, उनके रूप में अगर हम लोग बात करें तो उनकी इच्छा क्या थी? उनकी इच्छा ये थी कि जवाहरलाल जो आपका नेहरू हैं, और जवाहरलाल नेहरू को समाजवाद ही चाहिए, यानी कि वो समाजवाद की सरकार के रूप में भारत को देखना चाहते थे। ये क्लियर होना चाहिए। इस तरह से समाजवाद की सरकार के रूप में वो आपका देखना चाहते थे। किंतु वे भूतपूर्व सोवियत संघ के उस नीति के पक्ष में नहीं थे जिसमें उत्पादन के सभी खेत और कारखाने सरकार के स्वामित्व के अंतर्गत थे। अब देखिए, समाजवादी सरकार थी, कहां से प्रेरित थी? अभी हमने पढ़ा, एक शब्द आया है आपका पूर्वभूत सोवियत संघ, यानी कि सोवियत संघ में इस तरह की व्यवस्था थी, लेकिन उसमें एक नीति थी जिस नीति के हम लोग आपके पक्षधर नहीं थे। क्या? कि जितने भी सारे संसाधन होंगे और जितना भी उत्पादन होगा सब कौन करेगी? गवर्नमेंट करेगी, यानी कि कुछ भी तुम्हारा नहीं है। खेत, कारखाने, सब चीजें किसकी हैं? सरकार की। तो व्यक्तिगत हित क्या है? ये चीज हमारे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये नहीं भाई। कोई निजी संपत्ति नहीं थी। यार इसमें क्या होगा? किसी भी व्यक्ति की कोई आपका निजी संपत्ति नहीं हो सकती। ये आपको देखना है। लोकतंत्र के प्रति वचनबद्ध भारत जैसे देश में सरकार के लिए पूर्व सोवियत संघ की तरह थे अपने नागरिकों के भू स्वामित्व के प्रतिमान तथा अन्य संपत्ति को परावर्तन कर पाना संभव नहीं था। क्या नहीं था? इतने बड़े लेवल पर आपका चेंज कर दें सारी संपत्ति को, ये आपका क्या नहीं था? ये आपका संभव नहीं था। अब आप देख रहे हैं बच्चों, किस तरह की संभवता की बात हम आपका प्रयास कर रहे हैं कि हमको किस तरह का आपका हमको आर्थिक प्रणाली हमारे लिए सबसे उपयुक्त रहेगी, उस दिशा में हम लोग अग्रसर हैं। बताइए किस तरह की सबसे जो प्रणाली हम उसको उपयुक्त रखेंगे? सोचिए आप इसको और जवाब दीजिए बच्चों। बताइए हम किस तरह की जो प्रणाली है उसको हम लोग आपका उपयुक्त रखेंगे। देखिए इतना पढ़िए, क्या हमारे लिए जो नीति पहले आपके चल रही थी, यानी कि जो आपकी पूंजीवाद व्यवस्था है, जो आपकी पूंजीवादी है, वो सही है, या फिर जो हम जिसकी अभी बात कर रहे हैं आपके समाजवाद, ये हमारे लिए अच्छी रहेगी? जल्दी बताइए कौन सी अच्छी रहेगी हमारी? सोचिए। और वर्तमान में भारत की आर्थिक प्रणाली कौन सी है? तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हमने इस प्रणाली के अंतर्गत ना तो पूंजीवाद को एक्सेप्ट किया और ना ही हमने समाजवाद को। हमने पूर्ण रूप से इन दोनों को एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि समाजवाद की और पूंजीवाद की जो अच्छी अच्छी खूबियां थी हमने उनको एक्सेप्ट किया, और एक हमने नई व्यवस्था बनाई जिसका नाम था मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या था? मिश्रित। मिश्रित में क्या है? इसमें पूंजीवादी की विशेषता और समाजवाद की विशेषता को सम्मिलित कर हमने क्या बनाया? एक तीसरे लेवल का अलग हम लोगों ने आर्थिक व्यवस्था को चुनना ज्यादा महत्वपूर्ण समझा, क्योंकि हम दोनों ही सरकार की चीजों को बहुत बारीकी से पहल चुके थे, क्योंकि एक के तो हम 200 वर्ष गुलाम रहे। ठीक, फिर क्या होगा? जो पैसे वाले व्यक्ति होंगे वो ही पूरा होल्ड करके रखेंगे आपका पूंजीवादी में, समाजवाद में सरकार का ही स्वामित्व बना रहेगा। क्लियर है? आगे देखिए, नेहरू तथा स्वतंत्र भारत के अनेक नेताओं और चिंतकों ने मिलकर नव स्वतंत्र भारत के लिए पूंजीवाद और समाजवाद के अतिवाद की व्याख्या के लिए विकल्पों की खोज की। क्या करा? जितने भी अन्य नेता थे, जितने भी आपके चिंतक यानी के विचारधारक थे, क्या किया? नए भारत को मिलकर उन्होंने पूंजीवाद और समाजवाद की जो आपकी चीजें थी उनकी अतिवादी व्याख्या को आपका किसी विकल्प की नई खोज के लिए ये सारी चीजों को आपका रखा था। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना। बुनियादी तौर पर यद्यपि उन्हें समाजवाद से सहानुभूति थी, फिर भी
उन्हें ऐसी आर्थिक प्रणाली अपनाए जो विचार में समाजवाद से भी श्रेष्ठ, विशेषता से युक्त हो किंतु कमी से मुक्त हो। इसके अनुसार भारत में ऐसा समाजवाद होगा जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र एक सशक्त क्षेत्र होगा, जिसके अंतर्गत निजी संपत्ति लोकतंत्र का भी स्थान होगा। क्या होगा कि लोग अपनी निजी संपत्ति भी रख पाएंगे, लोकतंत्र की जो आपकी चीजें हैं ये भी होंगी, और साथ में आपको ध्यान रखना है समाजवाद की विशेषता को भी रखेंगे, और जो आपका सार्वजनिक क्षेत्र है यानी कि जो आपका पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट की हिस्सेदारी का क्षेत्र है वो भी आपका बना रहेगा। हम इस प्रकार की चीजों को अपने अंतर्गत हम लोग सम्मिलित करेंगे। ये उनका प्रयास था कि हम इस तरह की कुछ आर्थिक प्रणाली को एक्सेप्ट करें जिसमें आपकी क्या हो, सार्वजनिक क्षेत्र का भी हिस्सा हो और आपका निजी जो क्षेत्र है उसका भी हिस्सा होना रहे। इन दोनों के हिस्से होंगे, इन दोनों के हिस्से से क्या होगा, हम ऐसे समाज रूप को, हम जिसको चाहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी हो, आर्थिक प्रणाली हम इस तरह को अपनाएंगे। इसलिए हमने कौन सी अपनाई, मिश्रित अर्थव्यवस्था। लिख लीजिए, भारत की वर्तमान में अर्थव्यवस्था की प्रणाली मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्या है वर्तमान में आर्थिक प्रणाली, क्या है, मिश्रित। मिश्रित, ध्यान रहेगा कैसी है आपकी, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे इसके साथ। लिख लिया बच्चों, ये पूरा पढ़ लिया, समझ लिया की पॉइंट्स को। चलिए, इसमें कोई चीज ऐसी है जो आपको समझ नहीं आई है, आप मुझसे पूछ सकते हो। अब ये कोटेशन पर आप देख रहे हैं, जो आपकी पंचवर्षीय योजना, हमारे यहाँ देश के डेवलपमेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपना 5 ईयर आपकी प्लानिंग एक योजना है जिसके अंतर्गत हम लोग 5 साल की विकास नीतियों को लेकर चलते हैं। क्लियर है? मैं आपको पंचवर्षीय योजना आपको बताऊंगा चैप्टर्स के बाद में। आप फिलहाल इसको बताइए, इसमें से कुछ पूछना है क्या, कोई डाउट है क्या आपका? नहीं तो हम बढ़ते हैं आगे। ध्यान दीजिए, इसमें आगे बढ़ने के साथ हम एक बॉक्स को देखेंगे। आपकी चैप्टर में आपको बॉक्स दिखाई देगा और उस बॉक्स पर हम लोग बात करेंगे। बॉक्स है आपका 2.1, आर्थिक प्रणाली के प्रकार को हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे? आर्थिक प्रणालियों के प्रकार को हम लोग देखेंगे। ठीक, आइए बात करते हैं। प्रत्येक समाज को 3 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। कह रहा है कोई भी आपका समाज है उसको 3 चीजों के उत्तर देने होते हैं। यहां आप समझते चलिए, क्योंकि यहां जिससे जो चीज आपकी प्रारंभ होगी वो बड़ी महत्वपूर्ण है। आप उसकी महत्वता को समझिए कि वस्तुओं और सेवा का उत्पादन किया जाए। वस्तु और सेवा किस प्रकार उत्पादित की जाएंगी? उत्पादन का क्रियान्वयन मानव श्रम का अधिक प्रयोग होगा कि पूंजी का? उत्पादित वस्तुओं में सेवा निर्मित विभिन्न व्यक्ति के बीच किस प्रकार वितरित किया जाना है? देखिए, पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि जो वस्तुओं का उत्पादन है वो कैसे किया जाएगा। एक, उत्पादित का प्रकार कैसे होगा, और जो इसका क्रियान्वयन है कौन करेगा? मशीन करेगी, पूंजी करेगी। और उत्पादित वस्तुओं का सेवा विभिन्न में किस प्रकार से आपका वितरण किया जाना चाहिए। तो मेनली 3 क्वेश्चन तो ये 1, 2 और 3। इन 3 क्वेश्चन पर ही सारी चीजें अच्छी होती है। ठीक है, अब मुझे बताइए उत्पादन कौन करेगा? अगर आपका निजीकरण है और उसके अंतर्गत अगर आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है तो जो आपके प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं इस तरह की चीजों को करेंगे। और अगर साम्यवादी सरकार है तो जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है, उस सारा आपका प्रोडक्शन करने के लिए। क्लियर है? ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। लेकिन हम लोग मिश्रित हैं, उसमें क्या स्थिति है? देखिए, इन सभी प्रश्नों का उत्तर मांगे तो मांग और पूर्ति का बाजार शक्ति पर निर्भर करता है। अब देखिए, ये सारी चीजें आपका डिपेंड किस पर करेंगी? ये सारे जो आपके प्रश्न हैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर कहां मिलेगा? मांग और आपूर्ति किस प्रकार की है, डिमांड और सप्लाई क्या है। ध्यान दीजिए,
डिमांड और सप्लाई के आधार पर ही क्या होगा, ये सारी चीजें आपकी तय होंगी कि जो बाजार है उस बाजार की शक्ति पर निर्भर करेगा कि बाजार में डिमांड कितना है, उस डिमांड के आधार पर ये सारी चीजें तय होंगी मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? ठीक। बाजार अर्थव्यवस्था में जिसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। अब बाजार पर निर्भर करेगा, इस बाजार को हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। यानी कि जितनी जिस वस्तु की मांग होगी, डिमांड होगी, उसी चीज का उत्पादन होगा, उसके मूल्य का रेट भी वैसे ही होंगे। चलिए फिलहाल इतना पूछिए, इतना किसी को कुछ पूछना है, इतना अभी तक हमने पढ़ लिया है। कोई डाउट है किसी का, एक बार आप हमसे पूछ सकते हैं। पढ़ लिया बच्चों? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए, उन उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन होता है कि जिनका उपभोग होगा, जिनकी उपभोक्ताओं की डिमांड होगी, उन वस्तु का ही क्या होगा, उत्पादन होगा। अब देखिए, जिनकी बाजार में मांग है, इनमें वही वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं जिन्हें देश में घरेलू या विदेशी बाजारों में संभाल सह लाभ बेचा जाता है। अब चाहे देश के अंदर वस्तु बिके, चाहे आपके विदेशी बाजारों में बिके, लेकिन डिपेंड है कि उनमें क्या होना चाहिए, प्रॉफिट की जो आपकी चीजें हैं वो आपका होनी चाहिए। यदि कारगरों की मांग है तो कारों का उत्पादन होगा। कह रहे कि अगर कारों की डिमांड है तो उत्पादन किसका होगा, कार का ही होगा। खेल कैसा है, डिमांड एंड सप्लाई का है। अगर साइकिलों की मांग है तो साइकिलों का उत्पादन होगा। यदि पूंजी श्रम की अपेक्षा सस्ता है, यानी कि श्रम अगर आपको सस्ता मिल रहा है, लेबर आपको अगर सस्ते में मिल रही है, तो जो आपकी पूंजी है उसकी अपेक्षा का स्तर कैसा होगा, सस्ता होगा। अधिक श्रम प्रधान विधियों का प्रयोग होता तो यदि श्रम की अपेक्षा उत्पादित वस्तुओं का, देखिए अगर श्रम आपके सस्ता होगा तो उत्पादन को अधिक पूंजी प्रधान विधियों का प्रयोग होगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण उनकी आवश्यकताओं के अनुसार नहीं होता। अधिकांश विभाजन इस आधार पर होता है कि व्यक्तियों की क्रय शक्ति क्षमता कितनी है और वे किन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने में सक्षम है। यानी कि डिपेंड क्या करता है, व्यक्तियों के बीच कैसा वितरण है। और वितरण में भी सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो हम लोग अगर हम विभाजन देखेंगे तो विभाजन मेनली किस बात के ऊपर अटका हुआ है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किसी चीज को खरीदने की उनकी क्षमता क्या है, कैसी उनकी स्थिति है, क्या उनकी क्षमता बनी हुई है। सबसे पहले हमको उनकी क्षमता को देखना है। किसको देखना है, उनकी क्षमता कितनी है, हमको उनकी क्षमता पर गौर करना है। और किन वस्तु और सेवा को खरीदने की क्षमता रखते हैं कि वो किन आपका गुड्स हैं, जो आपके सर्विसेज हैं, वो उनको वो बाय कर सकते हैं, उनको खरीद सकते हैं, किनको परचेज कर सकते हैं। ये क्षमता को हमको देखना होगा। जो आपकी चीजें हैं वो बहुत स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो मेनली खेल किसका है अर्थव्यवस्था में, डिमांड एंड सप्लाई का। और डिमांड सप्लाई से ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या है कि उपभोक्ता की क्रय वैल्यू, यानी कि वो कितनी खरीद सकता है, उसकी क्षमता कैपेबिलिटी कितनी है, उसके ऊपर ये सारी चीजें आपकी डिपेंड करेंगी। क्लियर है? आप इसको देखिए, समझिए, पढ़िए, कुछ पूछ रहा है मुझसे पूछिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। देख लिया? चलिए एक बार पीछे देख लीजिए क्या पढ़ा है हमने। पीछे के साथ साथ ध्यान रखिए हम किस प्रकार के उत्पादन की बात करें। अभी बॉक्स पढ़ा रहे, चैप्टर बहुत बड़ा है, चैप्टर को एक चीज समझना है, क्योंकि आप बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप यहां समझ लेंगे, आपको अगली कक्षाओं में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और किसी प्रकार की जो समस्या है उसका आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए देख लिया इतना? कोई डाउट है किसी बच्चों का? चलिए, अगर आपका डाउट नहीं है तो मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं। ठीक,
मैं प्रश्न ये पूछता हूं कि जब हम ब्रिटिश शासन के अधीन थे, या मान लीजिए जब हम औपनिवेशिक काल में या टाइम पीरियड में 200 वर्षों तक हमने झेला, उस समय कौन सी आर्थिक प्रणाली थी, ये आपको बताइए कौन सी थी बच्चों, ध्यान दीजिए, जल्दी बताइए आप लोग सभी देखकर। कौन सा स्कूल जवाब देगा, मैसेज के माध्यम से, चैट के माध्यम से, या आपका लाइव जुड़कर, जल्दी बताइए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, कोई बच्चा नहीं बता रहा है, यानी कि सबको पता है और बस बताने से ही आपका हिचकिचाते हैं आप लोग। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं उन्हें क्या चाहिए था। केवल देखिए, हम पहले भी पढ़े हैं, उन्हें केवल अपने लाभ से मतलब था। और लाभ कहां देखते हैं वो, केवल जो आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, उन्हें केवल आपके लाभ से मतलब है। उन्हें आम जनता के जो हित हैं, ध्यान दीजिए, उन्हें आम जनता के हितों से कोई मतलब नहीं है कि कोई मरे या जिए, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं। उन्हें मतलब है केवल अपने लाभ से। क्या चाहिए उन्हें उनका लाभ, उनका प्रॉफिट होना चाहिए। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा आपको सारी चीजें इनको ध्यान रखना था और इनको ही देखना था, ये इसमें इंपॉर्टेंस है। क्लियर है? ध्यान रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नए पेज की तरफ हम लोग अपना रुख करते हैं और उसमें क्या क्या चीजें होंगी एक एक करके हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अभिप्राय है, अभी देखिए बहुत बड़ा बॉक्स है, कि खरीदने के लिए जेब में रुपए होने चाहिए। आप कोई वस्तु आप खरीदेंगे तो उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए, आपकी जेब चाहिए, और जेब में क्या चाहिए, आपका पैसा चाहिए। आप तभी तो खरीद पाएंगे किसी भी वस्तु को। कम कीमत पर गरीबों के लिए घर आवश्यक है, किंतु इसकी गणना बाजार मांग को ध्यान में रखकर नहीं की जानी चाहिए। अगर आप डिमांड देखोगे बाजार में उसके अनुसार चाहिए तो फिर तो नहीं, क्योंकि मांग के अनुसार गरीबों की क्रय शक्ति नहीं है। और कह रहे हैं कि जिस हिसाब से बाजार की डिमांड है, अगर हम उसके अनुसार देखेंगे तो बाजार की जो आपकी क्रय शक्ति है वो उनके अनुरूप नहीं। परिमाण स्वरूप, यानी कि जो उसका रिजल्ट है, रिजल्टेंट क्या निकलेगा, आप अगर उसको ध्यान देंगे, इसके परिमाण स्वरूप उत्पादन और बाजार आपूर्ति शक्ति की नहीं हो सकती। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने को ऐसी व्यवस्था पसंद नहीं थी, क्योंकि ऐसी व्यवस्थाएं को अपनाना हमारे देश के अधिकांश लोगों की स्थिति का सुधार अवसर नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा। उनको देश को सुधारने का जो अवसर है वो आपको नहीं मिलेगा अगर हम डिमांड पॉलिसी पे खेल जाएंगे तो। समाजवादी समाज के इन तीनों प्रश्न का पूर्णतः विभिन्न तरीके से देखते हैं। समाजवाद में सरकार ही निर्णय ले सकती है कि समाज को आवश्यकता के अनुसार विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। क्या किया जाए? कि विभिन्न आपके वस्तु का जो है हमको उत्पादन करना है। ये जिम्मेदारी किसकी है? तो बच्चों अभी हम पढ़ रहे हैं, किसकी जिम्मेदारी है? ये सरकार की जिम्मेदारी होगी, ठीक, समाज की जिम्मेदारी होगी। मेरे प्यारे बच्चों, अभी हमने पूरे चैप्टर्स को नहीं देखा है, अभी कुछ पॉइंट्स को पढ़ा है। आप लोग एक बार घर जाके पढ़िए, कोई डाउट बनता है तो आप मुझसे नेक्स्ट जब हमारा लेक्चर होगा आप उसमें पूछ सकते हैं। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप तब तक ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए और मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपकी चीजें हैं वो बहुत स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो मेनली खेल किसका है अर्थव्यवस्था में? डिमांड एंड सप्लाई का। और डिमांड सप्लाई से ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या है कि उपभोक्ता की क्रय वैल्यू, यानी कि वो कितनी खरीद सकता है, उसकी क्षमता, कैपेबिलिटी कितनी है, उसके ऊपर ये सारी चीजें आपकी डिपेंड करेंगी। क्लियर है? आप इसको देखिए, समझिए, पढ़िए, कुछ पूछना है मुझसे पूछिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। देख लिया? चलिए एक बार पीछे देख लीजिए क्या पढ़ा है हमने। पीछे के साथ साथ ध्यान रखिए हम किस प्रकार के उत्पादन की बात करें। अभी बॉक्स पढ़ा रहे, चैप्टर बहुत बड़ा है, चैप्टर को एक एक चीज समझना है, क्योंकि आप बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप यहाँ समझ लेंगे, आपको अगली कक्षाओं में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और किसी प्रकार की जो समस्या है
उसका आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए देख लिया इतना। कोई डाउट है किसी बच्चों का? चलिए, अगर आपका डाउट नहीं है तो मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं। ठीक, मैं प्रश्न ये पूछता हूं कि जब हम ब्रिटिश शासन के अधीन थे, या मान लीजिए जब हम औपनिवेशिक काल में या टाइम पीरियड में 200 वर्षों तक हमने झेला, उस समय कौन सी आर्थिक प्रणाली थी, ये आपको बताइए कौन सी थी बच्चों? ध्यान दीजिए, जल्दी बताइए आप लोग सभी देखकर। कौन सा स्कूल जवाब देगा? मैसेज के माध्यम से, चैट के माध्यम से, या आपका लाइव जुड़कर? जल्दी बताइए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, कोई बच्चा नहीं बता रहा है, यानी कि सबको पता है और बस बताने से ही आपका हिचकिचाते हैं आप लोग। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं। उन्हें क्या चाहिए था? केवल, देखिए हम पहले भी पढ़े हैं, उन्हें केवल अपने लाभ से मतलब था। और लाभ कहां देखते हैं वो? केवल जो आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, उन्हें केवल आपके लाभ से मतलब है। उन्हें आम जनता के जो हित हैं, ध्यान दीजिए, उन्हें आम जनता के हितों से कोई मतलब नहीं है कि कोई मरे या जिए, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं। उन्हें मतलब है केवल अपने लाभ से। क्या चाहिए उन्हें? उन्हें उनका लाभ, उनका प्रॉफिट होना चाहिए। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा आपको सारी चीजें इनको ध्यान रखना था और इनको ही देखना था, ये इसमें इंपॉर्टेंस है। क्लियर है? ध्यान रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नए पेज की तरफ हम लोग अपना रुख करते हैं और उसमें क्या क्या चीजें होंगी एक एक करके हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अभिप्राय है, अभी देखिए बहुत बड़ा बॉक्स है, कि खरीदने के लिए जेब में रुपए होने चाहिए। आप कोई वस्तु आप खरीदेंगे तो उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए? आपकी जेब चाहिए, और जेब में क्या चाहिए? आपका पैसा चाहिए। आप तभी तो खरीद पाएंगे किसी भी वस्तु को। कम कीमत पर गरीबों के लिए घर आवश्यक है, किंतु इसकी गणना बाजार मांग को ध्यान में रखकर नहीं की जानी चाहिए। अगर आप डिमांड देखोगे बाजार में उसके अनुसार चाहिए तो फिर तो नहीं, क्योंकि मांग के अनुसार गरीबों की क्रय शक्ति नहीं है। और कह रहे हैं कि जिस हिसाब से बाजार की डिमांड है, अगर हम उसके अनुसार देखेंगे तो बाजार की जो आपकी क्रय शक्ति है वो उनके अनुरूप नहीं। परिमाण स्वरूप, यानी कि जो उसका रिजल्ट है, रिजल्टेंट क्या निकलेगा, आप अगर उसको ध्यान देंगे, इसके परिमाण स्वरूप उत्पादन और बाजार आपूर्ति शक्ति की नहीं हो सकती। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने को ऐसी व्यवस्था पसंद नहीं थी, क्योंकि ऐसी व्यवस्थाएं को अपनाना हमारे देश के अधिकांश लोगों की स्थिति का सुधार अवसर नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा। उनको देश को सुधारने का जो अवसर है वो आपको नहीं मिलेगा अगर हम डिमांड पॉलिसी पे खेल जाएंगे तो। समाजवादी समाज के इन तीनों प्रश्न का पूर्णतः विभिन्न तरीके से देखते हैं। समाजवाद में सरकार ही निर्णय ले सकती है कि समाज को आवश्यकता के अनुसार विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। क्या किया जाए? कि विभिन्न आपके वस्तु का जो है हमको उत्पादन करना है। ये जिम्मेदारी किसकी है? तो बच्चों अभी हम पढ़ रहे हैं, किसकी जिम्मेदारी है? ये सरकार की जिम्मेदारी होगी, ठीक, समाज की जिम्मेदारी होगी। मेरे प्यारे बच्चों, अभी हमने पूरे चैप्टर्स को नहीं देखा है, अभी कुछ पॉइंट्स को पढ़ा है। आप लोग एक बार घर जाके पढ़िए। कोई डाउट बनता है तो आप मुझसे नेक्स्ट जब हमारा लेक्चर होगा आप उसमें पूछ सकते हैं। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप तब तक ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए और मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।